हे हेलो वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार आज बात करेंगे यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिससे हर साल क्वेश्चंस आता है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन वहां से ना पूछा जाए। एक से दो क्वेश्चंस वहां से पूछे जाने के डेफिनेटली चांस बने रहते हैं। दैट इज कैपेसिटर। और कैपेसिटर यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जो मेन कोर कंसेप्ट है ना उनकी डिस्कशन करूंगा। बहुत ज्यादा टफ लेवल की चीजों में आप अभी एंटर ना करें क्योंकि आपके पास टाइम कम है। जहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं, देखो यार एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन आ भी गया तो आप उसको सॉल्व कर भी लिया, आपने उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और टाइम आपने वेस्ट नहीं करना है। हमने अटैक करना है सिंपल एवरेज मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम्स पे, इससे कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सके। यही स्मार्टनेस होती है। क्योंकि कंपटीशन वाले क्या करते हैं कि एक टफ क्वेश्चन डाल देते हैं और उसमें आपको फंसा देते हैं। आप सोचते हो तो मेरे को आता है, ऐसा तो मैंने कुछ किया था तो मैं इसको फोड़ के ही आऊंगा, और आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। प्लीज ये ना करें। तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है हमारे नीट और जेई एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए जेई मेन का पेपर उतना टफ नहीं होगा। नहीं आया, आपने रिव्यू देख लिया होगा, आप देख रहे होंगे और सारे रिव्यू आपको डेली एंड डेली मिलते रहेंगे। तो नीट्स वालों आप भी अवेयर हो जाओ यार कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। इन सब के एनालिसिस करके जो मेंस के एग्जाम में एनटीए ने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, समझ पा रहे हो आप। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड सिचुएशन क्या है, क्वेश्चंस कैसे डिजाइन होंगे, फिजिक्स में कैसे होंगे। तो आज मैं बात करूंगा कैपेसिटर के उन सारे प्रॉब्लम्स की, सारे कंसेप्ट की, जो एटलीस्ट आप इस समय रिवाइज करके जाए और आपको डर नहीं लगेगा। और 100% अगर आप थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे तो क्वेश्चंस वहीं से आप क्रैक करके आ सकते हो। जस्ट ट्रस्ट मी, आपको बेस्ट कंटेंट ही दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलो भाई वापस आ जाओ दुनिया में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर। ओके, अच्छा एक चीज आज मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अब पहले मैं इसके सारे फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। लास्ट में सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जो भी मेरे को लगते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करना चाहिए आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बीच में कोई नहीं करूंगा, ध्यान से पहले बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे सारे कंसेप्ट एक बार आपके पास पहुंचा देता हूँ, ठीक है। ओके, सो कैपेसिटर थोड़ा सा लिटिल बिट आपको उसके बारे में बता देता हूँ। कैपेसिटर जस्ट लाइक, देखो दुनिया में कोई भी चीज है ना, जब हम एनर्जी की बात करते हैं, किसी चीज को स्टोर करने की बात करते हैं, कुछ भी ले लो आप, है ना, कुछ भी, अपना दिमाग ही ले लो यार। हमारे दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है, तो एक डिवाइस है एक तरीके से कि भाई यहाँ पे हम ये चीज स्टोर करके रख सकते हैं, फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हैं। पानी की टंकी, हम पानी की ऑब्वियसली कमी रहती है हर जगह, तो हम टंकियां बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोरेज बना लेते हैं, है कि नहीं, उसमें पानी को स्टोर करके रख लिया जाता है। तो क्या है, वो डिवाइस है एक तरीके से, किसी पर्टिकुलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है। वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही समझो आप, जैसे हमारा दिमाग हो गया, ये सारी चीजें स्टोरेज के लिए यूज हो रही है, ठीक है। आपके सेल फोन की बैटरी क्या कर रही है, वो एनर्जी स्टोर कर रही है, मतलब कैपेसिटर। कैपेसिटर समथिंग लाइक दैट कि व्हिच कैन स्टोर सम एनर्जी, सम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, दैट device having some capacity to store something, that is called as its capacitance। सिंपल ऐसे समझो आप मस्त तरीके से, ठीक है। तो अच्छा सर, मतलब ये कैपेसिटी है उस डिवाइस की, क्यों कुछ स्टोर कर सकती है? क्योंकि मैं यहाँ कैपेसिटर रिलेट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो जो ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखा जा सके, है ना, उसको हमने कैपेसिटर नाम दिया। अब इसको बनाने के लिए क्या किया गया, सिंपल ये समझो। अच्छा सर, इसको बनाने के लिए बहुत बेसिक पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आप जो मेन कंसेप्ट है उसी पे जाऊंगा। मैं थोड़ा सा रियलाइज कराता हूँ कि आप कैसे सीख रहे हो उसको, ठीक है। कैपेसिटर को बनाने के लिए हमें चाहिए दो कंडक्टर। उसने बोला दो कंडक्टर चाहिए, ठीक है। वी हैव टू कंडक्टर्स। लेट्स ये फर्स्ट कंडक्टर है, लेट्स ये सेकंड कंडक्टर है, ये ए है, ये बी है। उसने बोला इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो, और अगर इस पे प्लस चार्ज दोगे तो जितना चार्ज इसको दोगे उतना ही माइनस चार्ज इसको दे दो, अपोजिट, है ना। बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करो। आप समझो बात को कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। दो आइसोलेटेड कंडक्टर ले लो, एक पे प्लस चार्ज दे दो, एक पे माइनस, इक्वल देना, बट इक्वल देना, इक्वल एंड अपोजिट, समझ गए। और इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो। ऐसे अरेंजमेंट को नाम दिया गया है कैपेसिटर। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। मैं जो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करूंगा ना बॉस, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 98% प्रॉब्लम वहीं से आएंगी, उसी से रिलेट करके आएंगी। यू डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो सर क्या करेंगे, देखो भाई, आपके पास वैसे तो एक होता है आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड कैपेसिटर। सर ये क्या होता है, जस्ट नाम के लिए मैं लिखूंगा इसको। एंड दूसरा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसी पे फोकस करेंगे। मेरा जो आज का मुद्दा है वो इसी पे है, ठीक है ना। दूसरा क्या है सर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा क्या है सर, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यहां से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, अगर पूछे जाएंगे तो उनके रिजल्ट पूछे जाएंगे, मैं डायरेक्ट आपको लिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको यूज करना है। ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, नो प्रॉब्लम। बट सबसे पहले मैं जो चाहता हूं आप इसको सीखो, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इसको सीखो। पहले इसको सीखो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको मैं बता दूंगा। इनके कंसेप्ट फॉर्मूलाज में लिख दूंगा साइड बाय साइड, ओके। जो मेन फोकस मैंने यहाँ पे करना है सर, वो इस पे करना है। डेफिनेशन क्या बोलती है
कि जो कंडक्टर पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, जब उसको हम बढ़ाएंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो उसने बोला कि जो पोटेंशियल होता है ये V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधी सी बात है। एक कांस्टेंट यहां से मिलेगा C, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। दिस C डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एज वेल एज वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। समझ गए आप बात को? तो यार ये छोटा सा फॉर्मूला हमें बहुत तकलीफ देता है, छोटा है लेकिन बहुत खोटा है ना, बहुत तकलीफ देता है ये कि यार सर कैपेसिटेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्या? ऑब्वियसली यार, जितना छोटा भाई उतना खोटा। अब जब इसके सारे क्वेश्चंस टिपिकल टाइप के हमें कैलकुलेट करने होगी, भाई कैपेसिटेंस पूछा है किसी अरेंजमेंट का, तो वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। वी इज नॉट पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यू जस्ट रिमेंबर। समझ गए? यू जस्ट रिमेंबर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ठीक है। अब क्या करूंगा सर, बस इतनी सी डेफिनेशन सफिशिएंट है आपके लिए। हम बात करते हैं पैरेलल की। इसमें जितने भी बेहतरीन छोटे छोटे प्यारे प्यारे कंसेप्ट में डिस्कस करने वाला हूं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आप उन पे फोकस करें बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हो सर? यस, मैंने बोला देखो डिफरेंट डिफरेंट शेप में ये हो सकता है। तो भाई दो प्लेटें ले लेते हैं, पैरेलल प्लेट है ना, कैपेसिटर की बात करने जा रहे हैं बॉस, ध्यान से समझियो, है ना, मुद्दे की बात यहीं पे है। तो यार दिस इज योर फर्स्ट प्लेट, दिस इज योर सेकंड प्लेट, नो वरी एट ऑल, यू जस्ट रिमेंबर दिस। तो इसको हम किसी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, इसको किसी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है सर। अच्छा सर, मतलब कैसे? मतलब बैटरी लगा देंगे यार, क्या बात कर रहे हो, बैटरी लगाएंगे, ठीक है। बैटरी का काम क्या होता है? इसको चार्ज सप्लाई करना, ठीक है, वर्क करना पड़ता है बैटरी को। सो दिस योर बैटरी हैविंग सम पोटेंशियल V। तो ये ही पोटेंशियल आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, इसमें पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली इस पे कैसे चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, एंड इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है ना, V पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बन चुका है। अब वो बोलता है चूंकि ये पैरेलल प्लेट है, तो ऑब्वियसली यार अगर प्लेट है तो कोई प्लेट इस तरीके से होगी तो उसका एरिया भी होगा, ठीक है ना, और दो प्लेट के बीच की कुछ डिस्टेंस भी होगी, आप समझ गए। ईच प्लेट का एरिया, इसमें प्लस Q चार्ज है और इसमें माइनस Q चार्ज है, मैं A मान रहा हूँ, ईच प्लेट का एरिया, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D मान रहा हूँ। तो सर इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ध्यान से समझियो आप, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सर इससे। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो चूंकि इन दोनों प्लेट पे, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों प्लेट पे ना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ठीक है। तो ये वाली प्लेट नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव वाली इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्ट करने के लिए वो जो फोर्स अप्लाई करेगी, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा सर फोर्स क्या है इनके बीच में? देखो भाई, फोर्स होता है QE। तो एक प्लेट दूसरी प्लेट पे फोर्स अप्लाई कर रही है, तो किसी एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे यहाँ पे, और चार्ज दोनों पे सेम ही है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो, किसी पॉजिटिव प्लेट की वजह से जिसपे चार्ज डेंसिटी हो प्लस सिग्मा, पास के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था सिग्मा का हाफ बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सबने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सबने पढ़ा है। तो सर मैं लिखूंगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल यही लिखना है। और अगर आप ध्यान से देखो ना इसको, सिग्मा को अगर मैं लिख दूं, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये फॉर्मूला बन गया Q² बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। और अगर आप क्लियरली ध्यान से यहाँ पे देखोगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बना के वो दे देगा, फोर्स पूछ लेगा, तो भाई फोर्स ये रहा, आप कन्वर्ट करो ऐसे, आप कन्वर्ट करो ऐसे। सर अगर फोर्स नहीं पूछा, कुछ और पूछा, प्रेशर आपसे पूछेगा, कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं दूसरे पे। तेरे को पता है ये जो फोर्स है ये किसी एरिया पे तो एक्ट कर रहा है, प्लेट के एरिया पे, तो भाई प्रेशर होता था, याद रखना, फोर्स बाई एरिया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो फोर्स बाई एरिया, कम ऑन गाइस, ये एरिया जो है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, मैंने सिग्मा की वैल्यू पुट किया Q/A, ठीक है ना, Q/A, तो फोर्स बाई एरिया करना है मैंने, ठीक है। तो फोर्स कितना आया, दैट इज Q² ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट, एरिया पहले से ही है, तो उसको आप लिख सकते हो Q² ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट A², सही है यार सर। तो Q/A सिग्मा होता है, तो सिग्मा का स्क्वायर लिख दो ना, किसने मना किया है? दिस इज योर प्रेशर, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू हैव टू रिमेंबर, ओके। दिस इज योर प्रेशर। अगर प्रेशर की बात करेगा, यार भाई क्या बात कर रहे हो यार, उड़ा देंगे, बस ध्यान से आप देखते जाओ क्या है कंसेप्ट। और क्या पूछ सकता है सर, ऑब्वियसली जो आप सबने पढ़ा है बढ़िया तरीके से, यार भाई इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना दोनों प्लेट की वजह से, है ना, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इन बिटवीन देम, ऑब्वियसली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये दोनों का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, यही आएगा, ऑब्वियसली यही आएगा। अच्छा सर ठीक है सर, और क्या पूछ सकता है इसमें, ध्यान से ध्यान से ध्यान से,
ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है किस लिए यूज किया जा रहा है, कैपेसिटर किस लिए यूज किया जा रहा है, टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एनर्जी को स्टोर करेगा। तो यार सर कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा, भाई देखो सबसे पहला एक्सप्रेशन इसने जो एनर्जी स्टोर करी है दैट इज हाफ CV²। आप सबको पता है इसका यूज तब होगा जब कैपेसिटेंस पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस पता हो। अगर सर पोटेंशियल नहीं पता है तो आप यूज करोगे चार्ज वाला फॉर्मूला Q²/2C। इसी पे इस बार मेंस में क्वेश्चन आया है अभी सेकंड शिफ्ट में जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसी पे आया। अच्छा सर अगर ये भी नहीं हुआ देन यू कैन यूज QV/2। दीज 3 formulas you have to remember and these 3 formulas means the total energy stored. Come on guys, this is the total energy stored inside the capacitor जो स्टोर कर रहा है। बट अगर उसने पूछ बैठा, देखो भाई दमदार तरीके से उसने बोला, अगर वो पूछेगा कि एनर्जी सर हमें चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं दोस्तों एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी है ना, मतलब जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना वो तो चलो ठीक है, वो तो टोटल है, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी स्टोर हो रही है, ठीक है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी निकालते हैं, जो एनर्जी यहाँ पे निकाली डिवाइड में वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। जो भी एनर्जी है वॉल्यूम क्या होगा सर, एरिया इंटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो सर कितना आएगा ये, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। याद रखना लगातार आपके एग्जाम में इस पे पिछले 2-3 साल से डायरेक्ट क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। दिस इज योर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। अच्छा सर अगर इसी के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा, ये तो चलो एनर्जी डेंसिटी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एनर्जी टोटल लिखनी पड़े तो लिख लेना ना यार, ये वॉल्यूम से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गई, देखो टोटल एनर्जी बन गई हाफ एप्सिलॉन नॉट पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, टोटल निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो A × D हो गया ना, ये बन गया, देखो बन गया कि नहीं, दिस वन इज, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड इस पे बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप ध्यान से देखें कि बेसिक पे क्या पूछा जा सकता है, बेसिक से क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इतनी सारी चीजें फर्स्ट फेज में हमें पता होनी चाहिए। सर एडिशनली इसमें और क्या पूछा जा सकता है, अभी बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का, आप ध्यान से देख लो पहले। क्योंकि बॉस अब और एडिशनल पॉइंट क्या हो सकते हैं जो आपको याद रखने हैं दोनों एग्जाम के लिए, मेंस और नीट के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट सर, कम ऑन गाइस, देखो अभी अभी हमने सीखा है कि भाई 2 प्लेटें हैं, मतलब इनसे मिलकर बनती है कैपेसिटर, है ना, 2 प्लेट बनाती है कैपेसिटर, एक अरेंजमेंट है जिसको आपने नाम दिया, कम ऑन कैपेसिटर। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी सर, D। ईच प्लेट का एरिया कितना है सर, ऑब्वियसली A मानना है हमने, एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स। क्लियर है, क्लियर है, कम ऑन। अभी मैंने आपको बताया कि ये प्लस प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी और ये वाली इसको अट्रैक्ट करेगी, ये एक फोर्स अप्लाई करते हैं और वहां से प्रेशर आया था, और याद करो प्रेशर कितना आया, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान समझ, अब यहां से और क्या क्वेश्चन बनाएगा यार, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ना, मतलब आप थोड़ा सा डीप जाके सोचोगे तो नए क्वेश्चन कहां से आएंगे, वो यहीं से बनेंगे। कैसे सर, देखो अगर मैं यहाँ पे सिग्मा, देखो सिग्मा को ध्यान से देखो, अगर इस प्रेशर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, आपको पता है दोनों प्लेट के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने आपको बताया था अभी, वो है σ/ε नॉट, दोनों प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर यहाँ से आप सिग्मा निकाल दो तो ये आएगा E × ε नॉट, यहाँ पे पटको तो प्रेशर हो जाएगा सर E ε नॉट का स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ यू कैन राइट हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट E² बचेगा। ओ तेरी यार सर, आप कह रहे हो इन दोनों प्लेट में, प्लेट पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की वजह से, वो इतना है। और ये फॉर्मूला हमें अभी अभी पढ़ा था, एनर्जी डेंसिटी। इट मींस वी कैन राइट कि प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी दोनों इक्वल हैं, प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी दोनों इक्वल है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ध्यान से समझे आप, कभी अगर एनर्जी डेंसिटी नहीं पूछा तो प्रेशर पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, सेम सेम सेम, कम ऑन गाइस, सेम सेम सेम। मजा आ गया कि नहीं, ध्यान से समझना आप, ठीक है। अच्छा सर और तो बिल्कुल वही जो आप सबने पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है। क्या सर, अगर आपसे पूछे कि सर इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, भाई सॉल्व करने के बाद हमने निकाला था एप्सिलॉन नॉट A/D आएगा यार बॉस, ठीक है। यही आएगा कब सर, जब इनके बीच का मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो, वहां पे कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं हो, समझ जाना, ठीक है। तो यार ओके, तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी से पता चल रहा है देयर इज नो मीडियम बिटवीन देम, जस्ट एयर, यू कैन से ओके। So this is the capacitance, and this capacitance depend upon the medium between them which is filled and the area of each plate and the distance between them। अगर एरिया चेंज करोगे कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, मीडियम चेंज करोगे कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस दोनों की चेंज करोगे कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। तो इन पे ये डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, ये चार्ज और वॉल्यूम के चेंज करने, सॉरी नॉट वॉल्यूम, दैट इज
पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने पे चेंज नहीं होगा, है ना। एरिया चेंज कर दो, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज कर दो या उनका मीडियम चेंज कर दो तो कैपेसिटेंस बदल जाएगी बॉस। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस स्टोर करने की कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज, दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स। अब अगर इनके बीच में कोई मीडियम फिल कर दे सर, अच्छा मीडियम किस तरीके से फिल करेंगे सर, कंप्लीटली फिलिंग, कंप्लीट फिलिंग कर दो, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, कम ऑन, कोई डायरेक्टली कांस्टेंट ले लो के, तो पता है अब नई कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी मीडियम फिल करने से, के टाइम्स इंक्रीज करती है ओरिजिनल की। ओरिजिनल ये थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना, इसकी ओरिजिनल की के टाइम्स इंक्रीज करेगी, मतलब मीडियम फिल करने से कैपेसिटेंस बढ़ती है। याद रखना भाई, ये बहुत औसम है, पढ़ा होगा आप सबने, लेकिन यूज कैसे करो क्वेश्चन में सिखाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन में सिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, आप देखते जाओ बस। अब क्या करेंगे सर, सर यार हमने एक चीज और पढ़ी थी, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आप सारे फॉर्मूले रिवाइज करके जाए बेहतरीन तरीके से, कि यार सर अगर इनके बीच में ना पार्शियल फिलिंग की जाए, है ना, पार्शियल फिलिंग यानी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसकी थिकनेस टी है, ठीक है ना, वो अगर फिल की जाए, समझ गया, वो अगर फिल की जाए तो आपको पता है स्लैब के अंदर फील्ड इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी। अब पार्शियल फिलिंग में जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, ध्यान से समझना, एप्सिलॉन नॉट ए बाय, ठीक है, डी, ठीक है, इनके दोनों के बीच की प्लेटों के बीच डिस्टेंस डी है, थिकनेस को घटाओ टी प्लस थिकनेस डिवाइड में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले से ये बनाया जा सकता है। अगर कंप्लीट फिलिंग कर दो तो डी टी के इक्वल हो जाएगा, ये फॉर्मूला वापस आ जाएगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूला याद करके जाना, काफी लोग अवॉइड करके जाते हैं, दैट्स व्हाई, इसलिए उसको पता होता है एग्जामिनर को क्वेश्चन आ सकता है ना, ठीक है, तो समझ गए ना। देखो 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 देखो, सुनो 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 मेरी बात, आप टेंशन नहीं, आप बस नोट्स बनाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आप भी खुद करेंगे, इसी टाइप के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेंगे। सो बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पे विश्वास रखो, अपनी तैयारी पे विश्वास रखो, तैयार रहो लड़ने के लिए यार, बहुत भयंकर ये वॉर चल रहा है और हमें इसमें जीतना है, हारना नहीं है, बस जीतना है। ये माइंड मेकअप करो, इन्फॉर्मेशन दो अपने दिमाग को कि जीत के ही आएंगे, जीत के ही आएंगे, ठीक है। तो कैसे सर, देखो मिल के जीतेंगे ना, मैं और आप, ठीक है। तो यार एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी क्या है सर, इस स्लैब की जो पार्शियली फिल्ड की उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है ना, दिस इज, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके सर। और सर इसमें क्या आ सकता है ना, और सिंपल अभी मैं जितनी भी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं ना, ऑल दे आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर इसमें मतलब और क्या पूछा जा सकता है हमसे, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, देख भाई ध्यान से देखो। नेक्स्ट ये तो हो गया इसके कैपेसिटेंस के बारे में, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा वर्क डन, ठीक है, बाई बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया चार्ज सप्लाई करने के लिए कैपेसिटर को, हाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। हीट प्रोड्यूस पूछ सकता है सर, अच्छा वर्क डन अगर बैटरी ने कितना किया, देखो ना, जब हम यहाँ बैटरी अप्लाई करेंगे, आप चार्ज करते हो कैपेसिटर को, ऑब्वियसली पोटेंशियल वी पर इसको आप चार्ज करते हो, तो बैटरी कितना वर्क करती है इसको चार्ज सप्लाई करने के लिए, तो भाई आप ऑब्वियसली वर्क होता है Q इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, यही होता है कि नहीं, ठीक है, यही होता है बॉस। तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वही होता है, ठीक है। पोटेंशियल की वैसे भी डेफिनेशन होती है चार्ज टू विच इज टेकन फ्रॉम द इन्फिनिटी, उसको कैरी करने के लिए कितना वर्क किया है, दिस इज द वर्क। अब आपको पता है बाय द डेफिनेशन Q इक्वल टू होता है CV, तो यहाँ पे पुट करोगे तो वर्क कितना आ गया सर, CV स्क्वायर, चेक करें आप, ठीक है। चार्ज के टर्म्स में क्या लिखूंगा सर, V को Q बाई C लिख दो, तो आप लिखोगे Q स्क्वायर बाई C, ठीक है, आप लिखोगे Q स्क्वायर बाई C, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दिस इज द वर्क डन विच इज डन बाय द बैटरी, है ना, ये ध्यान रखना भाई, बैटरी का वर्क है ये, जो बैटरी ने किया है उसको सप्लाई करने के लिए, है ना। अच्छा सर बैटरी ने इतना वर्क किया उसको चार्ज सप्लाई करने के लिए, यस, तो उसमें स्टोर कितना हुआ, याद करो उसका हाफ, याद करो उसके फॉर्मूले क्या होते थे, याद करो फॉर्मूले होते थे हाफ CV स्क्वायर, कैपेसिटर में केवल इतनी एनर्जी स्टोर हुई, यानी CV की हाफ, और ये CV है वो 3, मतलब 50% एनर्जी कहाँ गई सर, बैटरी ने दिया था CV स्क्वायर, और एनर्जी जो स्टोर हुई केवल हाफ हुई CV स्क्वायर की, 50% एनर्जी कहाँ गई, क्या सर मतलब हो गई कहाँ पे, कैसे, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, है ना, हीट, यानी अगर आपसे पूछ बैठे हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो हीट पूछे अगर, वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेन वालों आपके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नीट में अभी तक इसका क्वेश्चन कोई नहीं आया, जेई में बहुत क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, पूछे आए हैं, ठीक है, आप सब कुछ ध्यान दो, लेकिन नीट में अगर आएगा तो कैसे फोड़ेंगे, देखो जो हीट में कन्वर्ट हो गई एनर्जी, हीट कितनी एनर्जी की हीट कन्वर्ट हुई, ठीक है, कैसे निकालोगे, जो बैटरी ने वर्क किया वो निकाल लो, और जो इसमें स्टोर हुई एनर्जी कैपेसिटर में उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना यार। तो कैसे आएगा सर, देख लो बैटरी का वर्क कितना है CV स्क्वायर,
इसका कितना है हाफ सी वी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली कितना हाफ सी वी स्क्वायर, वो दिख भी रहा है, बस मैं आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, वो भी दिख भी रहा है भाई 50% एनर्जी इसमें स्टोर हुई है, तो 50% कहाँ गई, ऑब्वियसली हीट में गई होगी, तो दिस इज 50% हाफ सी वी स्क्वायर। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आप क्वेश्चन को फोड़ के आ सकते हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज दैट सर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कॉम्बिनेशन से पैरेलल प्लेट का यूज करके कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा। पहले सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है, जो बेहतरीन कंसेप्ट हो सकते हैं, उनको बता देता हूं आपको, ठीक है। ओके गाइस, सो 2-3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और हैं यार, उनकी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप टेंशन नहीं लेने का बॉस। हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे जो मेरे को लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं अपने मेंस के एग्जाम में और अपने नीट के एग्जाम में, ज्यादा हाई लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी हम फोड़ के रख देंगे कि भाई कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आराम से कर सकते हैं। सर व्हाट इज दैट, अब कुछ चीजें याद रखने के लिए, मतलब उनको आपको सॉल्व नहीं करना, उनको आपने याद रखना है। अगर उनसे क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जा सकते हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट इज दैट सर, अगर दोस्तों आपसे पूछता है कैपेसिटेंस, है ना, अगर आपसे पूछता है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड कैपेसिटर, सर मतलब क्या है ये आइसोलेटेड कैपेसिटर क्या है भाई, एक ऐसा कंडक्टर जिसके पास एक ही सरफेस होएगा, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके पास एक ही कंडक्टिंग सरफेस होएगा, दूसरा नहीं होएगा, दूसरा में इन्फिनिटी में मान लेते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि ये सरफेस है हमारे पास और इस पे जो चार्ज है हमने पॉजिटिव दिया है, और दूसरा जो सरफेस है कैपेसिटर बनाने के लिए यहाँ से इन्फिनिटी पे कहीं पे मानेंगे जिस पे होगा नेगेटिव चार्ज, समझ गए आप। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होगा उसको बोला जाता है isolated capacitor. So the capacitance of this capacitor you can calculate. You just remember guys, अगर इसकी रेडियस r है तो c इक्वल टू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। याद रखना ये आइसोलेटेड है, अकेला, मतलब जिसका एक ही सरफेस हो, दूसरा सरफेस इन्फिनिटी पे एज्यूम किया गया है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये कैपेसिटर इसकी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इस तरीके के आइसोलेटेड कैपेसिटर की जितनी ज्यादा रेडियस होगी, जितना साइज होगा, उतनी कैपेसिटेंस एनर्जी को स्टोर करने की उतनी ज्यादा होती है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, आप याद रखेंगे। अच्छा सर, अगर हम इसको अर्थ मान ले कि हमारी अर्थ एक कैपेसिटर है ना, जिसकी रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है ना, इतनी रेडियस होती है हमारी अर्थ की, और अर्थ को हम एक कैपेसिटर मान लेते हैं, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी हो सकती है, वो आप निकाल सकते हो। तो आर की वैल्यू यहाँ पटक देना, इसकी वैल्यू आपको पता होता है, सी यहाँ पे आएगा 711 माइक्रोफैरड, ये आएगा निकल के। ये डेटा याद रख लेना, ये रिजल्ट याद रख लेना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, अब ध्यान से देखो बॉस, ठीक है। दूसरा क्या है सर, दूसरा ये है, अगर आपको स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहा है, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है, तो ध्यान से समझिए बॉस, इसमें दो केस बनेंगे, एक सरफेस ये रहा और दूसरा सरफेस ये रहा। दो अलग अलग आइसोलेटेड कंडक्टर हैं, उन पे चार्ज दे रखे हैं, उनको कॉन्सेंट्रिकली प्लेस किया गया है, ठीक है सर। एक ये वाला, इस पे चार्ज है लेट्स सी पॉजिटिव, ठीक है, और इस वाले में जो चार्ज है दोस्तों वो है नेगेटिव। तो देख सकते हो प्लस माइनस, इस पे अगर प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू होगा। इसके अंदर वाले की रेडियस है सपोज करो ए, बाहर वाले की रेडियस है सपोज करो बी, और बाहर वाले को अर्थिंग की गई है, बाहर वाले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। ध्यान से समझिए आप, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, जब भी बाहर वाले को, आउटसाइड वाले स्फीयर को, ये स्फीयर 1 है, ये स्फीयर 2 है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा लेट्स सी वी होगा, ठीक है। तो जब बाहर वाले को अर्थ से कनेक्ट किया जाए तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी ना, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर बी माइनस ए होगी। ये ध्यान रखना, मतलब वो बोलेगा कि इसकी कैपेसिटेंस इनकी रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रही है, तो ये कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी ओवर बी माइनस ए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वेयर बी आउटसाइड वाले की रेडियस है जो आपको दिख रही है वो ग्रेटर होगी, इससे होगी कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या हम इसको याद रख के जाएंगे, या सीधे रिजल्ट याद रखना, या तो डायरेक्ट रिजल्ट पूछेगा, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन दे सकता है ए बी की वैल्यू देके, इसलिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अगर उसने ये बोला कि इस इनर वाले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, इनर वाले को, इफ इनर सरफेस यू कैन से इज अर्थ, ठीक है। अगर इनर वाले सरफेस को अर्थिंग कर दी गई है तो फिर कैपेसिटेंस क्या होगी, ध्यान दोस्तों, कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए। यू जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन। ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो जो बड़े वाले की जो रेडियस है वो आ जाएगी और नीचे बी माइनस ए एज इट इज रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो तब ये यूज करेंगे। अगर अंदर वाले को अर्थिंग की गई है, बाहर वाले को अर्थिंग की गई है, वो आपको क्लियर है, अंदर वाले को अर्थिंग की गई है, वो आपको क्लियर है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, और कोई कैपेसिटर होता है, एक हो गया आइसोलेटेड, एक हो गया स्फेरिकल। दोस्तों एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सबको पता होगा। व्हाट इज दैट सर,
सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो इसका रिजल्ट याद रख के जाना, पूछे जाने के चांस है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। मतलब ये वो क्वेश्चंस है जो आपको एज इट इज याद रखने हैं, ठीक है ना, एज इट इज। तो सर ये क्या आएगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी कुछ ऐसे, एक इनर होगा सिलेंडर और एक आउटर सिलेंडर होगा, ठीक है, और इनर वाले पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और आउटर वाले पे माइनस चार्ज दे रखा है। सपोज करो उसकी रेडियस ए है और इस बाहर वाले की बी है और सिलेंडर की जो लेंथ है वो एल है, ध्यान से समझ लियो आप, है ना, आराम से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या करेंगे सर, C = 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ओवर ln ऑफ B बाई A, दिस इज द रिलेशन, कम ऑन, दिस इज द रिलेशन। ये रिलेशन याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, डिराइव करने के बाद ये रिजल्ट मिलते हैं, मेहनत करने के बाद। तो आप ये याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर L इज द लेंथ ऑफ दैट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, B आउटर वाले की रेडियस, A अंदर वाले के लिए नेचुरल लोग है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द रिजल्ट्स यू हैव टू रिमेंबर, और इनसे जो क्वेश्चन आएंगे वो एज इट इज पूछे जाएंगे, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना, जब बाहर वाले को अर्थ किया जाएगा तो ये कैपेसिटेंस लेनी है, उस समय अंदर वाला अर्थिंग नहीं होगी, जब अंदर वाले को किया जाएगा तो बाहर वाली अर्थिंग नहीं होगी, तब ये कैपेसिटेंस होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो याद रखना दोस्तों, अब लास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसपे क्वेश्चन हमारे नीट के और जेईई मेंस के एग्जाम में ना मैक्सिमम पूछे गए, ऑसम कॉन्सेप्ट माना जाता है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, द शेयरिंग ऑफ चार्ज, कम ऑन। उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके बॉस। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है, मान के चलो यहाँ से जो क्वेश्चन आया वो बढ़िया क्वेश्चन होता है, उसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो क्या है सर, या तो बोलेगा शेयरिंग ऑफ चार्ज, और इससे ज्यादा जो नाम यूज किया जाता है ना, जिसका मतलब आपको समझ में आएगा, वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब सर ऐसा क्या हो जाता है कि चार्ज दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होते हैं। ऐसा क्या हो जाता है भाई, किसी एक कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, फिर किसी दूसरे कंडक्टर को चार्ज दिया है, ठीक है, तो वो जो चार्ज है वो चला गया उनके ऊपर, फिर उनको रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, समझना आप ध्यान से। वो बोलते हैं अगर आपके पास कुछ आइसोलेटेड कंडक्टर्स हैं, मतलब सपोज करो मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लूंगा कैपेसिटर का ही लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट कैपेसिटर से ही पूछा जाएगा। उसने बोला दो अलग अलग कैपेसिटर्स हैं, मैंने बोला ठीक है भाई, है ना, इसने बोला इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, समथिंग लाइक दैट। उसने बोला एक कैपेसिटर और रखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, इसकी कैपेसिटेंस और इसका इंडिविजुअल V2 है, समझ गए आप, समझ गए, ठीक है। अच्छा सर, आइसोलेटेड है, अलग अलग है ना, दोनों कैपेसिटी अलग अलग है। वो पता है क्या बोल रहा है, अगर इन दोनों को आपस में मैं कनेक्ट कर दूं विदाउट अप्लाइंग द बैटरी, तो समझना इनका कुछ इनिशियल चार्ज तो होगा, इसके पास कुछ Q1 होगा, इसके पास कुछ Q2 होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है। वो बोल रहा है इफ दे आर कनेक्टेड टुगेदर, अगर मैं इस कैपेसिटर को एक वायर के थ्रू दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दूं और बैटरी अप्लाई ना करूं, विदाउट बैटरी, तो पता है क्या होगा। इस केस में दो केस बनते हैं, जब पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव से कनेक्ट हो, आप देख लो ध्यान से, ठीक है, और माइनस माइनस से कनेक्ट हो, मतलब सेम प्लेट कनेक्ट हो अगर, है ना, ये पहला केस है, ध्यान से समझो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा सर, इसकी कैपेसिटेंस है C1 C2, तो ये जो केस बन जाता है ना, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन का केस, शेयरिंग ऑफ चार्ज यहाँ स्टार्ट होगी। सर क्यों, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस का हो सकता है चार्ज ज्यादा हो, इसका कम हो, तो ये एक दूसरे को चार्ज तब तक सप्लाई करते रहते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका पोटेंशियल जो पहले अलग अलग V1 V2 था वो सेम हो गया होगा, मतलब दे विल बी एट सम कॉमन पोटेंशियल आफ्टर सम टाइम, यू नो, शेयरिंग द चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यार सर जो नया चार्ज आ गया होगा वो क्या होगा, हमें क्या पता, है ना, Q1 होगा, हमें क्या पता इसमें कितना होगा, Q2 होगा, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, Q1 डैश मान लो, Q2 डैश मान लो। तो सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, चूंकि एक कैपेसिटर किसी दूसरे को चार्ज दे रहा होगा, एनर्जी लॉस, है ना, यहाँ पे आपसे पूछेगा शेयरिंग करने में जो एनर्जी लॉस हो रही है वो निकालो भाई, वो बहुत औसम है। तो आप देख सकते हो कि यार इस सिचुएशन में जब हम इनको दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया विदाउट एनी बैटरी, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यहाँ पे एक कॉमन पोटेंशियल पे आ चुके होंगे, कॉमन पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। अगर इसकी पॉजिटिव प्लेट इसकी पॉजिटिव से कनेक्ट की गई है, नेगेटिव नेगेटिव थे, तो क्या करना है, C1 V1 C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। ध्यान रखना, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल। रीडिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो ये रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है सर। तो सर जो एनर्जी लॉस होगा इस सिचुएशन में वो क्या होगा, कभी कभी पता है इसमें क्या करता है वो, कि एक कंडक्टर है, फिर एक दूसरा कंडक्टर है B, ठीक है, उसको किसी मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया, इस पे अलग कैपेसिटेंस थी, इसका चार्ज अलग था, कैपेसिटेंस अलग थी, चार्ज अलग था, तो इस वायर के थ्रू जो एनर्जी लॉस हुआ होगा, एक ही बात है ना भाई, दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, मैंने भी कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर्स को, तो एनर्जी लॉस, है ना, आप निकाल सकते हैं हाफ
C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, पहले का जो इनिशियल पोटेंशियल था, इसका इनिशियल पोटेंशियल था, उसका होल स्क्वायर। याद रखना ये तब यूज होगा फॉर्मूला जब ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस कनेक्ट हो, है ना। V1 V2 इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है, C1 C2 तो गिवन होगा। दिस इज द लॉस। अच्छा सर, अगर लॉस नहीं पूछा, उसने पूछा परसेंटेज एनर्जी लॉस, तो इनिशियल एनर्जी निकाल लेना इनकी इनिशियली और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें आ जाएगा। मतलब ये निकाल के उसको इनिशियल से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट इफ वेरी इंपॉर्टेंट केस, अगर उसने बोला ये कैपेसिटर है, इसकी पॉजिटिव प्लेट ली मैंने, ठीक है, और ये नेगेटिव, और दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव से इसको कनेक्ट कर दिया, और इसको कर दिया मैंने पॉजिटिव वाली से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव वाली से। अगर ये अपोजिट प्लेट कनेक्ट है तो यहाँ पे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा उनमें जो ये सेम पोटेंशियल पे आएंगे, इनका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, तब लिखेंगे। पहले चेक करेंगे इस कैपेसिटर के साथ जो चार्ज गया है Q1 और इसके पास Q2 किसका ज्यादा है। इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2 तो आप क्या करोगे, C1 V1 में से, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है, C2 V2 को सब्ट्रैक्ट करोगे ओवर C1 प्लस C2। अगर ऐसा हुआ सर, ये तब लेंगे जब पहली कैपेसिटर का चार्ज ज्यादा होगा, है ना। अगर ऐसा हुआ Q2 ग्रेटर देन Q1 सर, तब आप लिखोगे ऑब्वियसली C2 V2 माइनस C1 V1। बहुत क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं और इसी एक सिंगल पॉइंट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ठीक है। तो सर लॉस ऑफ एनर्जी क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, तो भाई जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ना लॉस निकालने का, हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 V1 माइनस V2, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस केस में इस रिलेशन से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है, और फिर उससे एनर्जी स्टोर्ड निकालने के लिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन आप देख ही सकते हो आपके सामने, इससे कमाए हैं, इस वाले से एनर्जी वाले ये ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ का मतलब क्या होता है, कंडीशन क्या हो सकती है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा ना भाई, आप देखते जाओ पहले। अब कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अपने अकॉर्डिंग यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे बेहतरीन तरीके से आपके कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर। ओके बॉस, ये दो क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा क्योंकि इस कंसेप्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, और ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं ना सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए। वैसे तो इसमें मैं काफी वीडियो ऑलरेडी बना भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि हम पूरे चैप्टर के एनालिसिस कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई आपके कॉन्सेप्ट यही कि यही स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए, ठीक है। ओके बढ़िया से, ठीक है। तो यार सर क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, तो बताओ नेट कैपेसिटेंस क्या होगी A और B के बीच में। देखो भाई बिल्कुल आराम से आप देखते जाए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत खोटे खोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत औसम होता है। कैसे सर, जब इसके बीच में निकालोगे और इसके बीच में, तो आप इसको मान लेंगे प्लस और इसको मान लेंगे माइनस। आपको पता है यहाँ से जो चार्ज जाएगा, ठीक है, वो कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें, लेकिन औसम बात इज दैट कि 3 ही कैपेसिटर है केवल। तो कैसे बताए सर, सीरीज में कौन है, पैरेलल में क्या है, सीरीज है कि पैरेलल है। देखो भाई, अगर कभी भी किसी अरेंजमेंट में एक ऐसा वायर कनेक्ट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पे एक ये रहा और एक वायर यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, एक ये रहा, ध्यान से समझियो आप। तो यार इसमें ना यहाँ से यहाँ तक कोई भी कनेक्ट कैपेसिटर नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, बैटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि वायर का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब ये पॉइंट अगर आपने P1 माना है और ये पॉइंट P2 माना है, तो यू कैन ज्वाइन दैम एट अ सिंगल पॉइंट। आप इसको यहां से हटा के यहां ज्वाइन कर सकते हो, पहली बात। दूसरी सर इस वाले पॉइंट को देखो और इसको, इनके बीच में भी कुछ नहीं, एक वायर है जस्ट, तो ये भी सेम पोटेंशियल है। मान ले P3 है और ये P4 है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको दिखने लगेगा विच वन इज इन सीरीज एंड विच वन इज इन पैरेलल। कम ऑन, क्योंकि अभी ना तो कोई सीरीज बन रहा है ना कोई पैरेलल बन रहा है, तो पंगा है ना भाई। तो क्या करूं सर, देखो रीड्रॉ करो क्वेश्चन को। आप क्या करेंगे, इसको यहीं रखो, ये वाली कैपेसिटर यहीं पे रखो, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ से तोड़ के, तो यहाँ से तोड़ के ऐसे इसको यहाँ पे कनेक्ट करो, और इसके साथ ये भी आ जाएगा इधर से, समझना, इसके साथ ये भी आ जाएगा, और ये यहाँ है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, यानी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऐसे ले जाओ, तो ये बी पॉइंट इसके साथ खिंच के ऊपर को चला जाएगा, दिस इज बी। अब नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हो, इसको मैंने इस पे कनेक्ट किया, इसको मैंने इस पे कनेक्ट किया, देखो ये सारे यहाँ कनेक्ट हो गए सारे। तो जब यहाँ से चार्ज आएगा, इसमें अलग इसमें अलग इसमें अलग, तो इन सबकी एक एक प्लेट इस पॉइंट पे, इन सबकी एक एक प्लेट कॉमन पॉइंट पे ही है, सो वी कैन से दे आर इन पैरेलल। नाउ यू कैन सी दे आर इन पैरेलल। और अगर ये पैरेलल है तो सी ए बी कितना होगा, सी प्लस सी 3C। कम ऑन यार, 3C क्या बात कर रहे हो यार। तो पहले पहचानो, अप्लाई कैसे करना है, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो भी इसी टाइप का था ना, ऑब्वियसली, तो इजी था, बस कंसेप्ट ये यूज करना था। एक सिंगल वायर ढूंढना है, अगर वो मिल गया तो हर दो पॉइंट, जिन दो पॉइंट के बीच वो कनेक्ट होगा सेम पोटेंशियल पे होंगे, यू कैन टच देम एट अ सिंगल पॉइंट। क्लियर है, ध्यान रखना। अब इस पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट है ये भी,
इंपॉर्टेंट है। उसने बोला ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताओ, ट्राई करो जरा, कम ऑन ट्राई करो। ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताओ। पानी पी लेता हूँ ना तब तक ट्राई करो। ओके भाई लोग, तो कुछ रियलाइज हुआ कि सर कैसे बने। देखो पहले ना ये देखा करो कि हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, मतलब इसमें सीरीज क्यों नहीं है, पैरेलल क्यों नहीं है। जब तक सीरीज पैरेलल नहीं मिलेगा तब तक नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि सीरीज बताएगा कि ऐड कैसे करना है, पैरेलल बताएगा कि ऐड कैसे करना है। तो जब सीरीज और पैरेलल ही पहचान में नहीं आएंगे तो क्वेश्चन नहीं हो सकते। उसके लिए अनदर मेथड बनाए गए जो आपको सिखाए जाते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस वाली कंडीशन, ये सेम पोटेंशियल वाली कंडीशन, सिमेट्री कंडीशन, ये सारे कंसेप्ट क्यों आए हैं, जब सीरीज पैरेलल पहचान में ना आए। अब देखो यहां से जब चार्ज आएगा ना, जो चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा, ठीक है ना, तो आप बोलोगे यार सर इस कैपेसिटर से एक चार्ज इधर जा रहा है एक इधर, तो ये दोनों पैरेलल में है या ये दोनों पैरेलल में नहीं। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि इनकी ये वाली जो प्लेट है ये इस पॉइंट पे है, ये वाली इस पे है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये प्लेट कहीं इस पॉइंट पे है, ये प्लेट कहीं अदर पॉइंट पे होगी। वैसे ही इधर देखो, ये वाली प्लेट जो है ये वाली इधर है और ये वाली इधर है, जबकि कंडीशन क्या आती है, एक साइड की सारी प्लेटें एक कॉमन पॉइंट पे होनी चाहिए, दूसरी साइड की सारी प्लेटें एक कॉमन पॉइंट पे होना चाहिए, देन वी कैन से दिस इज पैरेलल। चार्ज अलग होना इज नॉट पैरेलल, वो तो एक कंडीशन है उसकी, है ना। ये भी कंडीशन होनी चाहिए, इधर भी एक पॉइंट इधर भी एक पॉइंट, सारे पॉइंट एक पे ही होने चाहिए। अब क्या करेंगे सर, देखो यहां से लेके यहां तक ये वायर खाली है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पता क्या करना है, ये पॉइंट उठा के इसमें चिपका दो, और यहां से लेके यहां तक भी देख लो, अगर ध्यान से देखो आप, एक ही बात है, यहां से लेके यहां तक भी कुछ भी नहीं है, तो ये पॉइंट उठा के आप इस पे चिपका सकते हो। मतलब सर मैं यहीं पे कर रहा हूं बॉस, मतलब सर मैं ये कह रहा हूं, ये कैपेसिटर को मैं यहां से ऐसे उठाऊंगा और यहां पे चिपका दूंगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कुछ भी नहीं था, सेम पोटेंशियल माना जाएगा। समझ गए? अब हो गया, देखो अब हो गया, अब दिखने लगेगा। अब ये दोनों कैपेसिटर की एक प्लेट, दोनों प्लेटें इस पॉइंट पे, इधर इस पॉइंट पे है कि नहीं है, दो बोथ आर इन पैरेलल, तो यू कैन से इनका कॉम्बिनेशन आएगा 2C। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, यहाँ पे C, यहाँ पहले C है और नीचे पहले C है, तो देख लो बॉस दैट इज B, और ये आया 2C, ये C और ये C, ये दोनों सीरीज में है और इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। अब तो दिख ही रहा होगा, सीरीज में है तो सर कैसे करेंगे, सीरीज में करेंगे 2C इंटू C ओवर 3C, पता है ना, C1 C2 सीरीज में इनवर्सली ऐड होते हैं, ठीक है। तो सर ये एक C कैंसिल हो जाएगा, 2C/3 आएगा। ओके बॉस, तो यार क्लियर हो गया कि ये दोनों सीरीज में थे और इनका कॉम्बिनेशन यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो कितना बचेगा, एक C कैंसिल, 2C/3 बचेगा, तो यार 2C/3, और ये दोनों पैरेलल में हैं, देख लो इसकी एक कैपेसिटर भी यहाँ पे और इधर भी एक ही पॉइंट पे है, तो ऐड देम डायरेक्टली, कम ऑन। तो 3 + 2 5C/3, दिस इज 5C/3, यानी CAB आपके पास आ गया 5C/3, उड़ा दिया ना, ठीक है। तो अप्रोच सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अप्रोच सीख लो, आराम से सीख लो। अब और क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे उनको भी फोड़ेंगे, क्योंकि बहुत अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ उससे भी एक बेहतरीन तरीका आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करके आओगे, ठीक है। सो क्वेश्चन इज हियर, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ 3 कैपेसिटर्स। तो आप देख सकते हो कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का, ये कैपेसिटर 2 का है, ये 3 का है, और यहाँ पे जो 4 माइक्रोफैराड इसकी जो अपर प्लेट है वो एक टर्मिनल से कनेक्ट है, जिसपे जो चार्ज है वो 80 माइक्रोकूलम है, मतलब यहाँ से पक्का चार्ज आ रहा होगा 80 माइक्रोकूलम, और ये चार्ज यहां तक आएगा 80 माइक्रोकूलम, ठीक है, और यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ ये प्लेट और ये प्लेट इसी पॉइंट पे है, ये प्लेट और ये प्लेट इस पॉइंट पे है, तो दीज टू आर इन पैरेलल, दिख भी रहा है आपको, ठीक है। तो कुछ चार्ज इधर जाएगा, लेट्स सी Q1, कुछ चार्ज यहाँ से डिवाइड होकर इसमें जाएगा Q2, एंड बिकॉज ऑफ दे आर इन पैरेलल चार्ज डिवाइड हो गया, ठीक है सर। पूछा क्या है सर, आपसे पूछा है इन स्टडी स्टेट, है ना, इन स्टडी स्टेट, ठीक है, चार्ज, जब भी चार्ज पूछे ऑन एनी कैपेसिटर, चार्ज ऑन अपर प्लेट, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोला गया है अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ठीक है, 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करके आएंगे, ध्यान से समझना, ठीक है सर। ओके, कैसे करेंगे सर, देख लो, जो चार्ज नेट चार्ज आ रहा है ऊपर से, लेट्स सी Q है और वो दे रखा है 80 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, ये चार्ज यहां से डिवाइड होता है, इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाता है, कुछ पार्ट इसमें चला जाता है, तो वो बोल रहा है कि इसके अपर प्लेट पे कितना चार्ज होगा, इस पे पहली बात तो पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है, अपर प्लेट पे कितना होगा, पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, इसका Q2 चार्ज निकालना है। देखो भाई बहुत बेहतरीन, चूंकि ये दोनों के दोनों ना पैरेलल है, तो इसका जो भी पोटेंशियल होगा वही इसका भी होगा, मतलब पैरेलल में तो सर पोटेंशियल सेम होता है, यस, और डेफिनेशन से आपको पता है Q = CV, और ये सेम होता है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, है ना। तो डायरेक्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊं इसको सॉल्व करने का, जिस भी कैपेसिटर में आप चार्ज निकाल रहे हो उसकी कैपेसिटेंस ले लो, यानी 3 इंटू
जो टोटल बैटरी से चार्ज आ रहा है वो ले लो, डिवाइड में देखो ना ऐसे होगा ये कुछ, यहां बैटरी कनेक्ट होगी, ठीक है, और बैटरी ने जो चार्ज दिया है वो कितना दिया है 80 माइक्रोकुलम, कुछ ऐसे सिचुएशन होगी, ठीक है। तो और डिवाइड में इन दोनों कैपेसिटर का जो पैरेलल में उनका सम, समझ गए होंगे आप मैंने क्या बोला। जिस भी कैपेसिटर में पैरेलल कंडीशन होनी चाहिए, चार्ज निकालना है, उसी की कैपेसिटेंस लेनी है, टोटल चार्ज लेना है C1 + C2। यार कम ऑन, चार्ज डिवाइडेशन रूल बन गया ना ये। तो देखो भाई 3 इंटू टोटल चार्ज कितना आ रहा है 80, नीचे कितना है 2 + 3, तो 3 इंटू 80/5, 5 से कैंसिल करो 16, 48 माइक्रोकुलम होगा। उड़ा डालो, इसमें जो चार्ज जाएगा 80 में से 48 जाएगा, 48 माइक्रोकुलम। अच्छा सर अगर इसमें पूछा होता तो 80 में से सब्ट्रैक्ट कर दो ना, इतना इसमें चला गया तो 32 माइक्रोकुलम ही जाएगा पक्का, ठीक है ना। अपर प्लेट पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, समझ गए। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसके थ्रू आपने ये कंसेप्ट भी सीख लिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर चार्ज निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए या तो टोटल चार्ज पता होना चाहिए, उसका पोटेंशियल पता होना चाहिए, समझ गए आप, या टोटल चार्ज पता होना चाहिए, उसका पोटेंशियल पता होना चाहिए, ठीक है। तो तब भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। Q = CV से पोटेंशियल हमें यहाँ नहीं पता है तो हमने ये वाला मेथड यूज कर लिया है सिंपली। तो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चन है बेहतरीन, सब कुछ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। ओके, बहुत ऑसम प्रॉब्लम मानी जाएगी, आप ध्यान से देख लो। और इस टाइप के क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करके जाए। आपको पता है, आपने पक्का सॉल्व किया होगा। उसने बोला 2 प्लेटें थी इनिशियल हमारे पास, देख लो ऐसे है ना, एक कैपेसिटर था, उसकी 2 प्लेट है, प्लेट 1 प्लेट 2, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल है, तो उसने बोला AC AB बताओ, कब बताओ, अगर इन प्लेट के बीच में जो गैप दिख रहा है उनमें कुछ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिए गए, कैसे किए देख लो। तो इतने से रीजन में K2 यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके नीचे इतने से रीजन में K3 का कोई है, फिर ये जो रीजन है ये पूरा ये वाला, इस इधर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक और इधर ये K1। तो बताओ इसकी नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, या K इक्विवेलेंट क्या होगा, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का इक्विवेलेंट क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, या CAB भी पूछ सकता है। भाई कुछ भी पूछे, हमारा क्या जा रहा है, हमने तो कंसेप्ट सीखना है, अप्लाई करना है और उड़ा देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, आराम से देखते जाओ। तो पता क्या करना, देखो जिन 2 टर्मिनल के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालनी है, इसको प्लस मान लो, इसको माइनस, तो चार्ज यहाँ से आएगा, ठीक है ना। जब चार्ज यहाँ से डिवाइड होगा ना बॉस, आप ध्यान से समझो, देखो जब ये इनिशियल 2 प्लेटें थी तो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो D होगी और इनका हर एक प्लेट का एरिया A होगा, जब इनमें मटेरियल फिल नहीं किया गया था, समझ गए आप। अब क्या किया, उसने बोला इसके बिल्कुल यहाँ से मटेरियल फिल इस तरीके से किया गया कि ये जो D है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हाफ हो गई और ये भी हाफ हो गई, आप देख सकते हो ये मटेरियल जो फिल किया, क्लियर है। और फिर बीच में से इसको डिवाइड भी किया गया, देखो तभी तो आधा इधर गया आधा इधर गया। तो ये जो कंप्लीट प्लेट थी जब यहाँ से डिवाइड की तो इसका जो एरिया था वो डिवाइड हो गया, मतलब इस प्लेट का यहाँ से यहाँ तक एरिया हो जाएगा A/2 और इधर भी बचेगा एरिया A/2, क्योंकि ये आधे पोर्शन में डायलेक्ट्रिक अलग है, इसमें अलग है, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। लेकिन यहां से लेके यहां तक ये जो 2 प्लेटें हैं ये वाली, इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी D है। पहले ना क्वेश्चन को समझ लिया करो, उसके बाद तो फोड़ ही देंगे, मतलब सॉल्व ही तो करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, देखो अब आप अरेंजमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट। क्या सर, मतलब ये प्लेट और ये प्लेट, ये जो बीच में लेयर बन गई है उसकी वजह से एक लेयर या प्लेट बन जाएगी। ये प्लेट जब यहाँ से चार्ज आएगा तो इसमें 2 रास्ते जाने, आप अगर देख पा रहे होंगे, इसको मैं कन्वर्ट करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मैं ये करूंगा कि ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर बना रही है इधर, उसी के नीचे जस्ट ये वाली मिलके और ये वाली उसी के जस्ट नीचे, क्योंकि ये इसके लिए कॉमन है, इसके और इसके लिए ये वाली प्लेट, तो ये वाली प्लेट और ये नीचे वाली प्लेट, ठीक है, ठीक है। इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3, दिख रहा होगा आपको। और इधर ये वाली प्लेट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी सर ये पूरी प्लेट, और इस ये वाली प्लेट देखो इसके साथ यहाँ कनेक्ट भी है, क्योंकि यहाँ टर्मिनल है, देखो कॉमनली टर्मिनल है B, है कि नहीं है, आराम से। तो ये आ जाएगी सर K1, ठीक है, K1, ये बन गया अरेंजमेंट। अब आपको दिख गया होगा, देखो है ना, इजीली यहाँ से जो चार्ज आएगा देख सकते हो आप, ये दोनों सीरीज में है और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा। इसकी कैपेसिटेंस मान लो C2, इसकी मान लो C3 और इसकी कैपेसिटेंस मान लो C1, नो प्रॉब्लम, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया गया है। तो C1 जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2, डिस्टेंस D ही है और चूंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो K1। जब C2 निकालोगे तो कैसे निकालोगे, C2 यानी ये वाली, एप्सिलॉन नॉट एरिया हाफ हो गया, D भी हाफ हो गई और K2, ठीक है। तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो इसके पास बचा एप्सिलॉन नॉट A K2/D, ये बन गया C2। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट C3, तो C3 क्या आएगा देख लो, उसमें भी ये रहा C3, D/2 एरिया भी हाफ, एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D/2
इंटू K3, तो ये भी C3 किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट A/2 D इंटू K3, ठीक है, ये आ गया C3। अब आपको बताइए दोनों सीरीज में है और उसका कॉम्बिनेशन जो भी आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, सॉल्व भी तो करना है यार, कम ऑन। तो क्या करेंगे सर, देखो तब हम करेंगे, पहले इनका सीरीज निकाल लो, ठीक है। तो इनका C2 और 3 का कॉम्बिनेशन कैसे निकालोगे, C2 इंटू C3, C2 प्लस C3, यही होता है ना सीरीज में, इनवर्सली ऐड हो जाते हैं। तो अच्छा ठीक है सर, तो C2 की वैल्यू कितनी आई सर, C2 की वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नॉट A K2/D इंटू एप्सिलॉन नॉट A K3/D, ठीक है, यही आई थी डिवाइड में, है ना, यही है एप्सिलॉन नॉट A/D K2 प्लस एप्सिलॉन नॉट A/D K3, ये हो गया कॉमन आके कैंसिल, ठीक है। तो C23 क्या बचेगा सर, ऊपर बचेगा K2 K3, ध्यान से समझना आप, K2 K3 ऊपर बच गया और एप्सिलॉन नॉट A/D बच गया एक, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा सर, K2 प्लस K3, आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला मैंने, बिकॉज ऑफ दे आर इन सीरीज। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, आप इसको कैसे बनाएंगे सर्किट को दोबारा से, इधर तो है C1 और इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ गया C23 और ये है C1 और दे आर इन पैरेलल, दिख रहा होगा आपको, दे आर इन पैरेलल। सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, द फाइनल वैल्यू इज CAB के बीच C1 प्लस C2 और 3 का रिजल्टेंट, C1 आया एप्सिलॉन नॉट A, ये रहा देखो C1, ठीक है, बाई 2D इंटू K1 प्लस, कम ऑन, ये आ गया आपके पास ये रिजल्ट K2 K3, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाई, ठीक है, D इंटू K2 प्लस K3। अब कॉमन वॉमन ले लो, वही आंसर होगा, जो कॉमन आ रहा है भाई कॉमन लो जरा। CAB कितना आएगा सर, देख लो, एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना आएगा सर, D कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा K1/2 प्लस अंदर बचेगा सर K2 K3 बाय K2 प्लस K3। क्लियर है भाई, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन गाइज। अगर आप और भी ध्यान से देखो, ये तब कैपेसिटेंस थी जब उनके बीच कुछ भी फिलिंग नहीं की गई थी, ओरिजिनल है। तो अगर K इक्विवेलेंट पूछे तो ये रहा K इक्विवेलेंट ये रहा K1/2 K2 K3 ओवर K2 प्लस K3। नाउ यू कैन सी ये दिस इज K इक्विवेलेंट। और भी इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट करके देगा तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, बस आपको पता होना चाहिए अप्लाई कैसे करें कंसेप्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो देख लो आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, किस तरीके से आप फोड़ के आ सकते हो। लास्ट 2 प्रॉब्लम में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं हमारे पास, जिससे आपका चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी तक देखा है जो क्वेश्चंस आए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो और मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो, और जो मैंने थ्योरी डिस्कस की है ना उसको तो बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लेना, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल बेस्ड, ठीक है। ओके बॉस, ये क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी टाइप क्वेश्चन माना जाता है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। ओके कम ऑन पहले इसको शकल देख लो, उसकी शकल देख लो। देखो भाई, ये इसकी खास बात बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन इस टाइप का IIT में आया, जेईई मेंस में आया, ठीक है, नीट में आया कितनी बार, 2 बार, ठीक है, 2 बार, ठीक है। सेम प्रॉब्लम, सेम टाइप का कंसेप्ट, तो ऑसम माना जाएगा हमारे वास्ते, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा हमारे एग्जाम वास्ते, ठीक है। तो क्या बोल रहा है सर, देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, है ना, जरूरी है। उसने बोला फाइंड परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड, ठीक है, आफ्टर स्विच, ये रहा स्विच, ठीक है ना, इज टर्न टू पोजीशन 2। मतलब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि डायग्राम देखने से पता चल रहा है कि ये जो स्विच है ये पोजीशन 1 पे कनेक्ट कर रखा है, पोजीशन 1 ये रही। तो इस समय अगर आप ध्यान से एनालिसिस करो कि पोजीशन 1 पे कनेक्ट होने की वजह से ये जो बैटरी है ये डायरेक्ट इस कैपेसिटर से कनेक्ट है, मतलब ये सारा चार्ज इसको दे रही है, ठीक है। मतलब इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी पोटेंशियल V ही होगा, और उस समय टर्न जो आपकी पोजीशन 2 है वो इससे डिस्कनेक्ट है, तो इसके पास कोई इनिशियल पोटेंशियल नहीं है। इसको C2 मान लो और इसको मान लो C1, तो इसका V2 है 0 और इसका इनिशियल V1 दे रखा है। अब वो बोलता है कि अगर इस स्विच को यहां से हटा के मैं इस पे कनेक्ट कर दूं तो बताओ कितनी डिसिपेटेड एनर्जी की जो परसेंटेज है वो कितनी होगी, यहाँ पे जो एनर्जी डिसिपेट होगी। सबसे पहले सोचो डिसिपेट होगी क्यों, देख भाई ध्यान से, अगर आपने स्विच को 1 से हटा के 2 पे कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो गए और बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, है ना। वाओ ऑसम भाई, बेहतरीन कंसेप्ट। सर मतलब क्या कहना चाहते हो भाई, जब कैपेसिटर्स आपस में कनेक्ट हो जाए, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। याद करो कंसेप्ट बताया था मैंने अभी, और एनर्जी लॉस
परसेंटेज पूछ रहा है यार। और मैंने आपको बोला था परसेंटेज निकालने के लिए लॉस निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उड़ा डालेंगे फिर, ठीक है ना, उड़ा डालेंगे। तो सर क्या करेंगे, तो पहले लॉस निकालो। लॉस का फॉर्मूला हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, समझ जाइयो। अगर कुछ भी डिफाइंड ना हो तो इसकी प्लस प्लेट इसकी प्लस से ही कनेक्ट होगी। अगर कुछ ना बताया गया हो, अगर बोलता कि इसकी प्लस इसकी माइनस से है तो यहाँ प्लस लेते, नहीं बोला है तो माइनस ही लेंगे, ठीक है। तो भाई निकाल लो, देखो हाफ C1 कितना है सर, ये रहा 2 इंटू C2 कितना है सर 8 ओवर 2 प्लस 8 दैट इज 10। V1 कितना है सर इनिशियली, जो बैटरी का पोटेंशियल है V2 कितना है इनिशियली, इसके पास बैटरी थी नहीं, 0 स्क्वायर। तो दोस्तों ये आ गया आपके पास, देखो 2 से 2 कैंसिल, 8/10 V स्क्वायर, ये आ गया लॉस, इतना लॉस हुआ है। अब इनिशियल एनर्जी क्या थी सिस्टम के पास, वो निकाल लो। इनिशियली अगर मैं ध्यान से देखूं, इनिशियली ये जो स्विच था ये 1 पोजीशन पे था, तो इसके पास तो एनर्जी होगी नहीं क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 है। तो इनिशियल एनर्जी केवल इसके पास थी पहली कैपेसिटर की, यानी हाफ CV स्क्वायर, यही होगा ना फॉर्मूला। तो हाफ C कितना है 2, V कितना है V है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया V स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर इनिशियल एनर्जी है V स्क्वायर के इक्वल। तो परसेंटेज निकाल लो यहाँ से, तो डेल्टा V कितना है सर 8V स्क्वायर बाई 10 और डिवाइड में V इनिशियल, तो दैट इज V स्क्वायर इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल 1 10 कैंसिल, तो यह आ गया 80%। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड विच इज डिसिपेटेड आफ्टर टर्निंग द स्विच फ्रॉम द पोजीशन 1 टू द पोजीशन 2। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का केस हो जाएगा, इतनी एनर्जी डिसिपेट होगी। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द प्रॉब्लम, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बेहतरीन करनी है हमने, और इजी क्वेश्चंस माने जाएंगे यार। किसी भी एग्जाम में आए, IIT में आए, जेई में आए, नीट में आए, किसी में भी आए, कंसेप्ट क्लियर है तो उड़ा देंगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करके कैसे देगा, हो सकता है यहाँ पे 2 ना गिवन हो या C गिवन हो, 2C गिवन हो, है ना, ऐसे भी दे सकता है कि सर इसकी C है, इसकी 2C है, तो भाई वो C के टर्म्स में आ जाएगा आंसर। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। फिर कभी कभी क्या करता है कि अगर इसकी कैपेसिटेंस इतनी है, इसकी कैपेसिटेंस इतनी है, इसमें डायरेक्ट कांस्टेंट फिल कर दिया, तो डायरेक्ट कांस्टेंट फिल करने के बाद कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी वो लेना है, वो लेना है, मतलब इस तरीके से कर सकते हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेंस वालों तुम्हारे लिए तो ऑसम, मतलब मान के चलो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ऑसम है, और उसमें मेंस का क्वेश्चन, मेंस में आने के बहुत चांस बने रहते हैं। नीट में अभी तक उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, तो आपके एग्जाम में आ सकता है, दैट्स व्हाई मैं कॉन्सेप्ट जरूर डिस्कस करूंगा। ओके, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम गाइस, यार उसको ध्यान से देखना किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, क्या कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, और हम क्या सीख के जाएंगे, कैसे अप्लाई करके आएंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया। ऑसम, ठीक है, कैसे सर, पहले देख लेते हैं पूछा क्या गया है। भाई आप लोगों से पूछा गया है कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट। तो सबसे पहले ना नजर डाल लो जरा डायग्राम पे भाई, है ना, नजर डाल लो यार, आप टेंशन मत लो, आपको सारी चीज सिखाई जाएंगी। सर ना ये कॉम्बिनेशन है, देखो इसमें रेजिस्टेंस यूज हो रहे हैं, जब भी कैपेसिटर रेजिस्टेंस के साथ यूज होगा तो उस टाइप का क्वेश्चन स्टडी स्टेट में कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाऊंगा इसके थ्रू, ठीक है। कैसे सर, जब उसने पूछा चार्ज निकालना है, भाई मैंने कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, क्योंकि एक बैटरी है जो यहाँ से चार्ज सप्लाई करेगी ऑब्वियसली, बट किस कंडीशन में, स्टडी स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। स्टडी स्टेट कंडीशन का मतलब होता है कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है, मतलब स्टडी स्टेट कंडीशन में अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं, यहाँ से जो करंट जाएगी ना I, सपोज करो कुछ करंट इधर जा रही है I1, कुछ करंट ऊपर जा रही है, तो अगर स्टडी स्टेट कंडीशन है तो उस ब्रांच में जिसमें कैपेसिटर उसमें करंट जाएगी नहीं, 0, क्योंकि स्टडी स्टेट कंडीशन में वो कोई चार्ज लेगा ही नहीं, कंप्लीटली चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में जिसमें कैपेसिटर है जो भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा दैट इज नेग्लिजिबल, यू कैन नेग्लेक्ट, वो कैलकुलेशन में यूज होगा ही नहीं, वो उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, मतलब ये कंसिडर ही नहीं होगा यहाँ पे, समझ गए अब आप। तो इसका मतलब सर आप क्या कह रहे हो, यहाँ से जो करंट जाएगी वो ऊपर ना जाके सीधी इसमें को होते हुए वापस आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी निकालने हो और इसमें कितना चार्ज जा रहा है वो निकालना हो, तो भाई आपको पता है चार्ज हम निकाल सकते हैं C इंटू इसके प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं से आ जाएगा आंसर। बस हमें ये चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसकी दोनों प्लेट, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, इनके बीच में एक प्लेट यहाँ पे कनेक्ट है, लेट्स सी पॉइंट A है, एक प्लेट यहाँ से यहाँ पे है, लेट्स सी ये पॉइंट B है, तो हमें A और B के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वही V होगा अल्टीमेटली। तो पता है क्या करोगे, हाउ व्हाट इज द प्रोसेस टू सोल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखो भाई सबसे पहले आप क्या एक काम करो कि ध्यान से देखो, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, मतलब ये पूरी ब्रांच इस पूरी ब्रांच के साथ पैरेलल में है, वैसे तो ये भी है, ठीक है। तो इसको मान लो C और इसको D, हम क्या करेंगे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल लेंगे पोटेंशियल ड्रॉप VCD
वही VAB होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई ड्रॉप हो ही नहीं रहा है ना, इसको तो आप हटा ही दो एक तरीके से, इसमें तो कोई ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, ये नेग्लेक्ट ही हो जाएगा एक तरीके से यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब हम करंट निकाल लेते हैं इसमें, क्योंकि इसको तो हम पोटेंशियल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, है ना, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमसे तो चार्ज पूछा जा रहा है, तो पोटेंशियल कहां से निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, और ये इसके साथ पैरेलल में, तो वही इसके अक्रॉस भी होगा, यहाँ पे उठा के पटक देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो सर इसमें पोटेंशियल कैसे निकालें? भाई इसमें पोटेंशियल तो इजीली निकाल सकते हो ना, इसमें करंट कितनी है और इसका रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से, तो इसमें ना करंट कितनी है वो निकाल लो एक बार। तो करंट कैसे निकालोगे? देखो यहाँ इस बैटरी से करंट इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, फिर इसमें, तो इन दो में ही जा रही है लगातार, तो ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो करंट होगी नेट EMF E और इन दोनों का सम R + R1, सिंपल, ये आ गई करंट। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा सर? ये VCD होगा, उसमें करंट इंटू उनका रेजिस्टेंस, तो करंट कितनी आई सर? E/R + R1 इंटू दिस इज R1। ये आ गया दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस across this resistance, across the point CD, and ये ब्रांच पैरेलल, so that's why we can say इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा ये V, वो भी सेम ही होगा, यानी यही V होगा। तो इसमें चार्ज कितना है सर? तो चार्ज आ गया दोस्तों CV, तो यानी ER1, ठीक है, R + R1 इंटू C हो रहा जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस कैपेसिटर में स्टडी स्टेट में इतना चार्ज स्टोर हो जाएगा। अगर चार्ज नहीं पूछा तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, वो भी निकाल लो, C हटा देना, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है फिर वो, है ना। दिस इज हाउ यू कैन सोल्व एंड दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। आप देख सकते हो वेरी इजीली यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम। करेक्ट है, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट। तो दोस्तों ये थे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम में आपके नीट के लिए और आपके JEE मेंस के लिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किए वो बहुत जरूरी है, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थियोरेटिकली पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं, फॉर्मूले पूछ ले जाते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, ऑल द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज। समझ गए? प्रैक्टिस करके जाना, क्वेश्चन सॉल्व करके जाना अच्छे से। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको शाम को, आज रात को आपको एनालिसिस वाली क्वेश्चन वीडियो मिल जाएंगी, उनको जरूर देखा करो कि JEE मेन में जो क्वेश्चन एनटीए बना के दे रहा था या दे रहा है, तो हमारे एग्जाम में, नीट में या फर्दर JEE मेन के आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एनालिसिस पता लगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, देखना जरूर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट।